हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? सब ठीक हो? वेरी गुड। तो बताइए मुझे फटाफट से, क्या होमवर्क दिया था आपको? एमसीक्यू दिए थे चैप्टर नंबर 1 के। ठीक है जी, सबसे पहले फटाफट से आ जाते हैं एमसीक्यू। अच्छा, उससे पहले सारा कंप्लीट हो गया था? पीवाईक्यू भी, स्टडी मेटेरियल के क्वेश्चन भी? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले बताइए मुझे एमसीक्यू नंबर 1। एमसीक्यू नंबर 1 में डाउट नहीं है? एमसीक्यू नंबर 2? हाँ जी, एमसीक्यू नंबर 2 नहीं है? एमसीक्यू नंबर 3? हाँ जी, 10 तक हो गए, ओके। हाँ जी, किसका? एमसीक्यू नंबर 3 प्रीवियस ईयर 25-26 है। और टर्नओवर 23-24 की देखते हैं। 25-26 के लिए 23-24। आप वाले में 22-23 टर्नओवर ये लिख रखा है, टर्नओवर। 25-26 के लिए 23-24 का चेक करेंगे ना। 25-26 के लिए 24-25 का कर नहीं सकते, क्योंकि ऑडिट कंप्लीट नहीं होगी, तो उससे पहले 23-24 चेक करेंगे। अगर उसको ठीक कर लो बेटा, 23-24 आएगा। 23-24 यहां पर आएगा, ये ठीक कर लीजिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट? क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13। 13। 14? क्वेश्चन नंबर 14। 14 में 5000 का क्या करते हैं? राजू अर्न 25,000 rupees from lottery and 10,000 from betting and 50,000 from online games on internet. Lost 5,000 in card games. कुछ नहीं होगा इसका, ये डेड लॉस है। ये 5,000 लॉस का कुछ नहीं होगा, इसको लेस नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपकी कैजुअल इनकम होती है उनके ऊपर फ्लैट 30% का टैक्स होता है। और कैजुअल इनकम से आप कोई भी चीज माइनस नहीं कर सकते, कोई एक्सपेंस, कोई लॉस, कुछ नहीं माइनस कर सकते। तो अगर कैजुअल इनकम कमाने के लिए कोई लॉस होता है, तो वो लॉस आपका डेड लॉस होता है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसके अलावा देखो और कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर? एग्जाम का क्वेश्चन है। इसके बाद 14 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, और वो अभी मई के एक पेपर में ही आया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी कुछ नहीं पूछना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद 17। 17 के बाद 17 के बाद केस स्टडी। केस स्टडी में अच्छा सारी बता दूं? अच्छा जी, पढ़वा देता हूं मैं। आनंद, ये भी अभी रिसेंटली पेपर में आया था, जनवरी 25 के केस स्टडी। और पहली बार ऐसा हुआ कि भाई चैप्टर नंबर 1 से कोई केस स्टडी आई, और चैप्टर नंबर 1 से 6 मार्क्स की केस स्टडी आई। तो जो बच्चे चैप्टर नंबर 1 छोड़ के जाते हैं, एग्रीकल्चर इनकम क्योंकि थ्योरी है, तो वो 6 नंबर ये नहीं अटेम्प्ट कर पाए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई ये आउट ऑफ सिलेबस थी। बिल्कुल अगर जिनको एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन अच्छे से याद है, वो आराम से कर पाएंगे। हाँ जी, तो आनंद इज अ ट्रेडिशनल फार्मर who was inherited with 35 acre of rural agricultural land which was around 20 किलोमीटर from the nearest town। लिख रखा है बेटा रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड होने की वजह से अगर कोई फार्म बिल्डिंग की, फार्म में कोई बिल्डिंग होगी, उस फार्म बिल्डिंग की अगर कोई अपना किराए पे दिया जाएगा, तो वो भी इसको एग्जम्प्ट होगा, उसको रूरल एग्रीकल्चर, उसको एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। क्योंकि अपना जो फार्म बिल्डिंग होती थी उसमें ये 3 कंडीशन ही होती थी कि अगर वो कल्टीवेटर को दे किराए पे, और क्या कहते हैं अपना वो रूरल एरिया के अंदर हो, और साथ में उसको रहने वगैरह के लिए यूज किया जाए, तो उस केस में उसको अपना क्या माना जाता है, उसको एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। तो मैं आपको हाँ बता रहा था कि भाई ये भी रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, साथ में अगर उसकी बिल्डिंग होगी, उसको किराए पे दिया जाएगा, तो उसको एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। इसके अलावा लिख रखा है पैडी। उसने क्या किया अपना, ही इज कल्टिवेटिंग इन 15 एकड़ पैडी। पैडी का मतलब होता है धान उगाना, और धान भी एग्रीकल्चर इनकम में आता है। तो धान उगाया उसने, विच इज डायरेक्टली टेकन बाय राइस ट्रेडर्स। और इनको इस जो धान जो उगाया उसको किसने खरीद लिया? जो चावल निकाल कर बेचते हैं, यानी कि राइस मिल वालों ने खरीद लिया। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम है। Another 10 acre of land is used for growing sugarcane। गन्ना उगाना भी एग्रीकल्चर इनकम है। एंड एज पर द प्रैक्टिस sugarcane is purchased by sugar mills। और उसको शुगर मिल्स वाले खरीद लेते हैं जो नियर बाई विलेजेस के होते हैं, और पेमेंट करते हैं इस चेक वगैरह से, यानी कि आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस से करते हैं। तो ये भी ओके है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पेमेंट चाहे कैश में आए, कैसे मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया कितना बच गया?
15 और 10 25 हो गया, 10 एकड़ जमीन बच गई रिमेनिंग। तो 10 एकड़ जो बाकी बच गया उसको यूज करता है मलबरी लीव्स। ये भी एक तरह के पत्ते, पत्ते मतलब कि धरती से ही उगते होंगे ना, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। एंड पार्ट ऑफ मलबरी लीव्स आर यूज्ड फॉर बीइंग फेड टू सिल्क वॉर्म्स। और जो अपना मलबरी लीव्स उगते हैं उन लीव्स को वो क्या करता है, सिल्क वॉर्म को देता है। तो भाई सिल्क वॉर्म्स की खेती करना एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता, लेकिन जो मलबरी लीव्स उगेंगे वहां तक की इनकम तो एग्रीकल्चर इनकम में आएगी। आगे की इनकम जो है सिल्क वॉर्म को बेच के कितना कमाएगा वो अपने पास वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी। ऑब्टेनिंग सिल्क कोकून्स एंड सेलिंग दी सिल्क कोकून्स, और सिल्क निकालता है और उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसको मार्केट में बेचता है। तो मतलब क्या हो गया कि भाई देखो जो पैडी है, पैडी तो कंप्लीटली इसका एग्रीकल्चर हो गया। इसके अलावा जो शुगर केन है वो भी इसका कंप्लीटली एग्रीकल्चर हो गया, ये भी कंप्लीट एग्रीकल्चर हो गया। लेकिन जो ये खेती कर रहा है अपना इसकी मलबरी लीव्स की, तो कोई लीव्स हैं जो अपना खेत में ये मलबरी लीव्स उगा रहा है, तो इसने मलबरी लीव्स उगाए और ये लीव्स जो है उसको क्या कर रहा है, उस लीव्स को ये अपना क्या कर रहा है, सिल्क वॉर्म्स को दे रहा है। तो उसको ये सिल्क वॉर्म्स को अपना फीड कर रहा है, सिल्क वॉर्म्स को फीड कर रहा है, और उसके बाद जो सिल्क के कोकून्स निकलेंगे या जो सिल्क निकलेगी उसको फिर क्या किया जाएगा, मार्केट में सेल किया जाएगा। तो सिल्क आएगी उसको वो मार्केट में सेल करेगा, उसको मार्केट में सेल करेगा। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि खेत से निकलने तक की जब अपन उसकी बात करते थे, अपन ने कुछ एग्जाम्पल किए थे कि शुगर केन को उसने चीनी बनाकर फिर बेचा। तो शुगर केन की जो इनकम थी वो तो एग्रीकल्चर में डालते थे, उसके बाद फैक्ट्री में चले जाने के बाद जो फैक्ट्री के बाद की इनकम थी वो अपन बिजनेस में डालते थे। या फिर अगर बात करें पैडी उगाई, और अगर पैडी को ये क्या करता, खुद ही राइस में कन्वर्ट करता, तो पैडी उगाने तक की इनकम एग्रीकल्चर में आती और उसके बाद की इनकम बिजनेस में आती। जैसे पोटैटो चिप्स का था, तो पोटैटो उगाने तक की इनकम एग्रीकल्चर में आएगी और उसके बाद चिप्स बनाकर बेचने की इनकम आपकी बिजनेस के अंदर आएगी। तो इसीलिए यहां पर भी क्या होगा, यहां दीवार बन जाएगी कि ये जो मलबरी लीव्स उगाए हैं, उगाकर अगर ये मार्केट में बेचता, अगर यहां मार्केट में बेचता तो उसकी जो भी मार्केट वैल्यू आती, यहां तक की इनकम इसकी एग्रीकल्चर में आएगी और उसके आगे की इनकम जो है वो इसकी बिजनेस में आएगी। तो आइए देख लेते हैं और क्या लिख रखा है। तो भाई यहां तक की बातों में ये समझ आ गया कि भाई क्या क्या काम करता है। उसके बाद इस साल में क्या हुआ, उसकी इनकम हुई है 4 लाख रुपए फ्रॉम द पैडी। तो जो 4 लाख रुपए पैडी से हुआ है ये तो कंप्लीटली एग्रीकल्चर इनकम है। इसके अलावा जो उसके पास 3.5 लाख रुपए शुगर केन से इनकम हुई है ये भी कंप्लीटली एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि इसमें इसका कोई भी बिजनेस का पार्ट नहीं है। इसके अलावा उसके बाद हुआ है इसने 75,000 रुपए मलबरी के लीव बेचे। मतलब इसने अपना 75,000 के लीव्स तो बेच ही दिए मार्केट में, सीधा जो है क्या कहते हैं सेल कर दिए, उसको सिल्क वॉर्म्स को नहीं डाला और सीधा जो है बेच दिए। तो 75,000 के जो लीव सीधा बेचे हैं ये भी एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। तो अभी तक अगर देखा जाए तो भाई ये एग्रीकल्चर इनकम हो गई, ये यहां तक की ये 3 एग्रीकल्चर इनकम हो गई। बताओ पहले इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए। हाँ जी बताओ प्लीज। ये 3 चीजें मैंने बोली, पैडी को बेचना, शुगर केन को बेचना और या फिर ये जो मलबरी लीव्स को बेचना, इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, बोलो भाई। देखिए कहीं ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आपको कि भाई पैडी को बेचना आपकी बिजनेस इनकम भी होती है। पैडी को जब राइस में कन्वर्ट करके बेचते हैं तो बिजनेस इनकम होता है। अगर यूं का यूं पैडी बेच दोगे तो कोई बिजनेस इनकम नहीं है, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम ही है। सिमिलरली शुगर केन को अगर चीनी बना के बेचते हो तो उसमें बिजनेस इनकम होती है, बट गन्ने को यूं का यूं बेच दोगे तो फिर एग्रीकल्चर इनकम ही होती है। और मलबरी लीव्स में भी सेम वही है, अगर मलबरी लीव्स को पहले कोकून्स को खिलाकर और फिर उनको बेचोगे फिर आपकी बिजनेस इनकम होगी। लेकिन अगर मलबरी लीव्स यूं की यूं आप बेच दोगे तो फिर आपकी ये एग्रीकल्चर इनकम ही है। तो ये तीनों एग्रीकल्चर इनकम है। बताओ इसमें कुछ पूछना है क्या बेटा आपको? ठीक है नेक्स्ट अगली बात पे चलते हैं। उसके बाद आ गया कि भाई अपना सिल्क कोकून्स को मार दिया और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 आनंद हैड गोट नेट इनकम ऑफ दिस और उसके बाद आ गया ही कैरिड आउट Mulberry 5 silkworm production using his mulberry leaves worth rupees 50,000 rupees। उसने 50,000 रुपए के जो है वो क्या लिए, मलबरी लीव्स लिए और उनको फिर सिल्क वॉर्म्स को खिलाया और उसके बाद उसने सेलिंग जो है एंड सेलिंग द सिल्क कोकून्स बाय स्पेंडिंग रुपीज 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का सिल्क कोकून्स के ऊपर खर्चा किया। मतलब क्या, 75,000 रुपीज की वैल्यू के 75,000
75,000 नहीं 50,000 रुपए की वैल्यू के 50,000 रुपए की वैल्यू के जो लीव्स थे ये कोकून खा गए। 50,000 रुपए तक की वैल्यू के जो लीव्स थे वो ये लीव्स ये कोकून खा गए, ये वॉर्म्स खा गए। और उसके बाद जो है वॉर्म्स को और भी खर्चा किया गया, वॉर्म्स को पालने में और खर्चा किया उसने, और वो वॉर्म्स को पालने में 2 लाख रुपए का और खर्चा किया। तो 2 लाख रुपए का जो है खर्चा और किया उसने वॉर्म्स को पालने में। तो 50,000 रुपए के तो वो पत्ते खा गए, 2 लाख का खर्चा और हुआ, फिर जाके वो वॉर्म्स पले और उसके बाद सिल्क बनी और सिल्क उसने बेची, जो मार्केट में बेचकर उसने 3,75,000 रुपए कमाए। 3,75,000 रुपए कमाए और ये सब बेच के। और अब जो है इसमें भी बड़ा आसान सा पॉइंट ही है कि भाई ये जो 50,000 रुपए है ये तो क्या माना जाएगा भाई, ये जो 50,000 है ये तो एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाएगा, ये तो एग्रीकल्चर इनकम ही होती है। इसमें एग्रीकल्चर का खर्चा माइनस कर देते हैं, बट एग्रीकल्चर का खर्चा दे ही नहीं रखा, तो अपन यही सारी की सारी एग्रीकल्चर इनकम हो जाती है। तो 4 लाख ये, 3.5 ये, 75 ये, 50 ये सारी एग्रीकल्चर इनकम हो गई। अब अपना बिजनेस इनकम कितनी होगी? तो बिजनेस इनकम कितनी हो गई? बिजनेस इनकम निकालने के लिए भाई तुमको क्या करना पड़ेगा, जो सेलिंग प्राइस है 3,75,000 वो लिख दो, उसमें से तुम माइनस कर दो पहले तो पत्तों का खर्चा। तो जो मलबरी लीव्स का खर्चा था, जो 50,000 रुपए जिसको हमने एग्रीकल्चर इनकम माना है वो घटा दो, और साथ में जो और खर्चा हुआ अपना वॉर्म्स को पालने पे 2 लाख का वो घटा दो। तो ये बाकी बच जाएगा कितना? 1,25,000। ये बच गई आपकी बिजनेस इनकम। तो ये है बेटा बिजनेस इनकम। अब मुझे बताओ यहां तक की बातों में कोई डाउट है तो बताइए प्लीज, यहां तक की बातों में जो भी आपको पूछना है पूछिए। ठीक है बेटा, जब भी क्वेश्चन आए, अब ये नया क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है कि एक एक लाइन को पढ़ो, उसको डायग्राम में डालो, उसको टुकड़ों में डालो, और अगर आप उसको ऐसे डिवाइड करके करोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होता। हमेशा हम क्या करते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं और डर जाते हैं कि भाई ये तो बहुत पता नहीं क्या ही लिखा है। उसको आप उसको आसानी से तोड़ो, उसको एक एक लाइन समझो, बारीकी से उसको ऑब्जर्व करके एक डायग्राम बनाओ, और फिर आप धीरे धीरे देखोगे कि क्वेश्चन आपके लिए सिंप्लीफाई होता जाएगा। तो यहां पर जो है क्या कहते हैं, उसने कुछ ज्यादा खास कुछ नहीं पूछा, बस एक नई तरह की एक्टिविटी दे दी सिल्क वॉर्म्स वाली। हमने कभी सुनी नहीं थी कि भाई ऐसे ऐसे भी खेती होती है कि सिल्क वॉर्म्स के लिए मलबरी लीव्स उगाए जाते हैं, फिर उसके बाद उनको अपना सिल्क वॉर्म को खिलाया जाता है, उसके बाद सिल्क जो है वो बेची जाती है। तो इसमें क्या कहते हैं, मलबरी लीव्स तक की प्रोडक्शन का जो हो गया वो एग्रीकल्चर इनकम आएगा, और उसके आगे का जो होता है वो आपका बिजनेस इनकम आएगा। बताइए अब यहां पर कुछ पूछना है तो आपको। चलिए भाई, अगर नहीं पूछना तो अब मैं एक एक करके इसका एमसीक्यू डील कर लेता हूं क्या लिखा हुआ है। तो अपने को देखना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक है। सबसे पहले बोलता है पैडी इनकम 4 लाख जो है वो एग्रीकल्चर इनकम है। नहीं, गलत है भाई, क्योंकि सिर्फ इसने बोला अलोन, अलोन मतलब सिर्फ, नहीं भाई ऐसा नहीं है, सिर्फ पैडी इनकम थोड़ी ना एग्रीकल्चर है, और भी इनकम एग्रीकल्चर है। तो यहां पर इसने बोला सिर्फ पैडी पैडी की इनकम एग्रीकल्चर है, ऐसा नहीं है भाई, एग्रीकल्चर इनकम और भी है भाई। इसके अलावा शुगर केन की और पैडी दोनों की एग्रीकल्चर इनकम है। अरे नहीं, और भी है। ठीक है, तो शुगर केन और सिर्फ और ये नहीं है, और भी इनकम एग्रीकल्चर है। फिर कहता है मलबरी लीव्स 75,000 के, हाँ 75,000 के मलबरी लीव्स, ये भी एग्रीकल्चर है, ठीक है। और उसके बाद 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए की शुगर केन, 3.5 लाख का, ये तीनों एग्रीकल्चर इनकम है, हाँ ये भी है। लेकिन डी ऑप्शन बोलता है कि भाई 4 लाख रुपए की पैडी इनकम, 3.5 लाख का शुगर केन, और 1,25,000 रुपए का जो है मलबरी लीव्स, ये सारे के सारे एग्रीकल्चर इनकम है। आइए देखते हैं, लास्ट ऑप्शन ठीक लग रहा है मुझे तो, जिसमें क्या है भाई, 4 लाख रुपए का पैडी, 3.5 लाख का शुगर केन, और 75,000 रुपए का तो ये, प्लस 50,000 रुपए का ये, टोटल 1,25 का, ये सारा का सारा क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। तो देखो फर्स्ट का आंसर क्या दे रखा है, डी दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। तो बी और डी लिख रखा है। आईसीआई ने क्या कहते हैं अपना दूसरा, इसको बी लिखा है, कि ये अजम्पशन लेते हुए कि भाई मलबरी लीव्स की खेती को हम एग्रीकल्चर ना माने, तो उस केस में फिर बी वाला आंसर ठीक बनेगा।
क्यों ना माने भाई, धरती से कुछ मर्जी उगाओ, चाहे कोई लीव्स उगाओ, कोई मलबरी लीव्स उगाओ, कुछ भी उगाओ, वो एग्रीकल्चर ही होता है। तो मैं इस आंसर से वो नहीं करता, आई से ने बी और डी में से अगर आप कोई भी करके आओगे वो ठीक कर देगा, बट मेरे को जो है क्या कहते हैं, डी आंसर बिल्कुल प्रॉपर लगता है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए डी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ डायग्राम से भी साबित करके दिखा दिया कि आपको ये देख लो, ये एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर है, प्लस के ये भी एग्रीकल्चर है। तो इन दोनों को टोटल करोगे तो 1,25,000 हो रहा है। 1,25,000 मलबरी लीव्स और 4 लाख रुपए पैडी और 3.5 लाख रुपए शुगर केन, ये सारे के सारे एग्रीकल्चर इनकम है। तो डी आंसर बिल्कुल प्रॉपर है। बताइए, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेल ऑफ मलबरी लीव्स 75,000 विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम। कहता है कि जो 75,000 रुपए का हमने मलबरी लीव्स बेचे हैं, ये वाले जो बेचे हैं, इनको एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। गलत है ये ऑप्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हो गया इनकरेक्ट। अमाउंट ऑफ 375 बीइंग सेल प्रोसीड्स ऑफ सिल्क कोकून्स टू सोसाइटी विल कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम, ये भी गलत है। भाई, जो तुमने कोकून्स बेचे हैं, वो सिल्क वॉर्म्स की खेती करना तो कभी वो एग्रीकल्चर इनकम है ही नहीं। सिल्क वॉर्म्स की खेती थोड़ी ना होती है, उनको पाल के बेचा जाता है, जैसे भैंसों को बेचा जाता है, तो उस तरीके से है। तो उसको भैंस को बेचना ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो ये जो अपना 375 के सिल्क के कोकून्स बेचे हैं, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इसके अलावा नेट इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ सिल्क कोकून्स ऑफ दिस इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स बीइंग एग्रीकल्चर इनकम। नेट इनकम फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क कोकून्स, 175 की जो इनकम आई है, टोटल इनकम बता रहे 175 की कौन सी आई है, टोटल इनकम कौन सी आई है, 375 में से इसने 2 लाख के खर्चे माइनस कर दिए तो 175 आ गया। कहता है कि जो ये 175 की इनकम आई है, ये एग्रीकल्चर इनकम, ये एग्रीकल्चर इनकम है। अरे है ही नहीं भाई एग्रीकल्चर इनकम, इसमें से हिस्सा होगा 50,000 तो एग्रीकल्चर इनकम है और 125 बिजनेस इनकम है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कोकून्स 125 will not be treated as agriculture income, will be taxed as business income और other sources। बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन। जो 125 अपन ने यहां लास्ट में निकाला है, इसको या तो बिजनेस इनकम मानो या अदर सोर्सेज में डालो, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका मेन बिजनेस है कि नहीं है, उस पे होगा। बट 125 ही आएगी जो आएगी, बाकी जो है 50,000 रुपए तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम आएगी। तो 125 बिजनेस इनकम आएगी, उसने बिल्कुल ठीक लिखा है। तो इसका आंसर भी डी होना चाहिए एज पर माय ओपिनियन, और आईसीआई का ओपिनियन भी वही है, डी आंसर है। तो बिल्कुल ठीक है। बताइए, अब सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए। सेकंड क्वेश्चन में भी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन बेटा, एंटायर अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विल बी 12 लाख रुपए। अरे 12 लाख कैसे आ गया, एक बार टोटल करना भाई। 4, 3.5 और 1.25, हाँ 8.75 आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल गलत हो गया। इसके बाद 8.25 एग्रीकल्चर इनकम है, वेर एज गेन ऑन सेल ऑफ सिल्क कोकून्स 1.25 विल बी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम तो ठीक है, 1.25 सही निकाला है, बट एग्रीकल्चर इनकम 8.25 कह रहा है, और अपना कितना आया है, 8.75 आया है। तो ये इसकी जगह सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि 8.75 एग्रीकल्चर इनकम है और 1.25 जो है नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। तो सी आंसर विल बी करेक्ट। सिंस मिस्टर अनंत मिक्सेस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ये आंसर गलत है। कहता है कि आप एग्रीकल्चर के अंदर बिजनेस एक्टिविटी मिला रहे हो, इसलिए सारा का सारा हम नॉन एग्रीकल्चर मानेंगे। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि खेत से उगाकर अपना अगर आप उसको जो भी चीज उगी है उसको बिजनेस में डालोगे, तो जहां खेत तक का था ना, वो आपका एग्रीकल्चर ही आता है, उसकी मार्केट वैल्यू निकाली जाती है, और ऐसे अपन उसको कैलकुलेट करते हैं। इसके अपने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं। तो डी ऑप्शन भी गलत है, सी आंसर ही इसका थर्ड का बेस्ट आंसर बन रहा है। तो इन्होंने सी ही दे रखा है। अब बताइए, इस थर्ड पार्ट में भी कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है, नहीं है। तो ये बेटा केस स्टडी थी जो मेरे हिसाब से डुएबल थी, अगर किसी बच्चे ने वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम वाली डेफिनेशन और सारे क्वेश्चन ढंग से कर रखे हैं, तो डुएबल केस स्टडी थी। बस इसमें दिक्कत ये हो सकती है कि भाई तुमको सिल्क वॉर्म के बारे में समझ नहीं आया होगा, वो मेरे को भी नहीं आता, मैंने भी कौन सा खेती कर रखी है सिल्क वॉर्म की। बट जब मैंने क्वेश्चन ये पहली बार देखा, जनवरी अटेम्प्ट में आया था,
तो बच्चे तो कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस है। मैंने कहा बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है ही नहीं, एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन के ऊपर है। तो पेपर जब क्लास में डिस्कस किया तो मैंने तो बताया था कि भाई तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर ही क्वेश्चन बनाया है, 6 नंबर का क्वेश्चन। बेसिक कॉन्सेप्ट में से कभी नहीं आता था ऐसे क्वेश्चन, और उन्होंने पहली बार बनाया। तो बहुत अच्छी बात है कि आईसीआई हर चैप्टर को वेटेज दे रहा है, ताकि हर चैप्टर बच्चा पढ़े। तो अगर आप ऐसा सोच के जाओगे कि भाई ये चैप्टर तो कभी नहीं आया, तो फिर हो सकता है आपके चैप्टर में वो आ जाए। तो इसीलिए कभी ऐसे छोड़ना नहीं है, आपको सारे चैप्टर्स ही करके चलने हैं। और अपन ने तो वैसे भी हर चैप्टर ही कराना है, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं ये बोलूंगा कि ये मैं ऐसे एमए कराऊंगा और ये ढंग से कराऊंगा। मैं सारे चैप्टर्स ही ढंग से ही कराऊंगा बेटा। तो इसीलिए ये हो गया। आप देख भी सकते हो, पहले चैप्टर में मेरे हिसाब से 10 से 11 लेक्चर लग गए। वो सारे लेक्चर यूट्यूब पे भी डल चुके हैं। तो आप क्या कहते हैं, जिनको शुरू के 10-11 लेक्चर्स यानी कि चैप्टर नंबर 1 में डाउट है, या ऐसा है कि आपने नहीं किए, बैकअप नहीं लगाया, के ऊपर सारे के सारे टोटल शुरू के 11 लेक्चर डल चुके हैं। तो इसीलिए आप लोग देख सकते हो, अगर कोई भी टॉपिक आपका मिस हो गया। अभी आज चैप्टर नंबर 2 अपन खत्म कर लेंगे। चैप्टर नंबर 2 में मैंने 3 ही लेक्चर लगाए हैं, क्योंकि वो अपना छोटा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। तो 3 लेक्चर लगाए हैं और उसको भी आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। और फिर कल की क्लास से जो है क्या कहते हैं, अपन एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे और हेड्स ऑफ इनकम की शुरुआत करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। 5 हेड होते हैं, उसमें से एक हेड की शुरुआत करेंगे, जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो उस चैप्टर की, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो कल से तो आपको बिल्कुल एकदम से प्रिपेयर्ड होकर आना है। अभी तक तो अपन सिर्फ बच्चों वाली बातें कर रहे थे इनकम टैक्स के अंदर, अब बड़ों वाली बातें करेंगे। बच्चों वाली बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको कराया उसमें थ्योरी ज्यादा थी। और हाँ, आज जो चैप्टर कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, वो भी 6 नंबर का आता है पेपर के अंदर। बट द पॉइंट इज, सैलरी चैप्टर जो मैं आपको कराऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें आप सीखोगे, बहुत टेक्निकलिटीज हैं, तो इसलिए पूरा आपको फोकस करके करना पड़ेगा। इनकम टैक्स या जो जीएसटी भी है, इनकम टैक्स भी है, इनमें क्या दिक्कत होती है बेटा, सारे चैप्टर्स कनेक्टेड होने की वजह से, खास तौर पे इनकम टैक्स, ये पांचों हेड करने के बाद जो चैप्टर्स अपन करेंगे ना, उनमें इन पांचों हेड की बातें आएंगी। अगर आपने पांचों हेड ढंग से ना किए तो फिर आगे की बातें आपको फिर कम समझ आएंगी। और आपको फिर धीरे धीरे क्या लगने लगेगा, इनकम टैक्स मुश्किल है, ये मुश्किल लगने लगेगा, और फिर आप इसको छोड़ने की सोचोगे। और फिर जहां हमारा टारगेट 80 नंबर का है, उससे आप शिफ्ट होते होते धीरे 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 40 पे शिफ्ट हो जाओगे कि भाई भगवान इसमें 40 दिला दे, वही बहुत है, मतलब टैक्स सब्जेक्ट के अंदर। तो वो कैसे शिफ्ट होता है, वो इसे शिफ्ट होता है कि भाई जब आप क्या कहते हैं, एक आधी क्लास मिस करोगे, 2 क्लास मिस करोगे, या जो मैं आज करा रहा हूं वो घर जाके नहीं पढ़ोगे, तो उस केस में क्या होगा, फिर थोड़ा कम समझ आएगा, वो रिटेन नहीं होगा बेटा, आपको याद नहीं रहेगा। आप आज वाला समझोगे, पिछला भूल जाओगे, ये सब समस्याएं रहेंगी। तो इन सब समस्याओं को सुलझाने का यही तरीका है कि डेली की क्लास अटेंड करो, और जो भी क्लास में कराया है वो घर जाके पढ़ो। जो क्वेश्चन कराए हैं वो अपने हाथों से सोल्व करो, उसको रिपीट करो, और तब जाके जो है क्या कहते हैं, आप इसको कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ पाओगे। अगर आपने छोड़ दिया, ये आगे बढ़ता रह जाएगा और आप जो है पीछे रह जाओगे। जैसे रन रेट होता है ना क्रिकेट के अंदर, कि नो नो रन रेट चल रहा है, नो का मतलब हर ओवर में 9 रन बनाने हैं। आप बना रहे हो 7 की स्पीड से, वो रन रेट बढ़ता ही जाता है, 9 के बाद 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर धोनी आ जाए, वो भी नहीं जिता सकता। तो ये वाली हाल हो जाती है। तो इसके साथ भी यही होगा भाई, कि भाई अगर आप क्या कहते हैं, बहुत स्लो स्लो पढ़ रहे हो, कम कम पढ़ रहे हो, और सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है, तो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कि ये तो अपना सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। तो इसीलिए इसको साथ साथ करना पड़ेगा आपको। घर जाके जो है वो अपना डेली का रिवाइज करना है। मैं ये बोलता हूँ 1 से लेकर 1.5 घंटा आपको होमवर्क जरूर करना पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा, जिसके अंदर जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, अभी हमारी 1.5 घंटे की क्लास चल लग रही है, हो आगे जो है 2 घंटे की लगेगी, क्योंकि 2 घंटे से कम इनकम टैक्स कंप्लीट नहीं होगा। तो 2 घंटे की क्लास के लिए 1 से लेकर 1.5 घंटे का आपको काम करना पड़ेगा, जिसमें 1 घंटा 45 मिनट से 1 घंटा तो मैं दूंगा आपको क्वेश्चन आंसर जो अपना करने के लिए। डेली के 5 क्वेश्चन दूंगा। एक क्वेश्चन के अंदर 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो आपका ये लगभग 1 घंटे का होमवर्क होगा। तो 1 घंटे का होमवर्क आपका लिखने का होगा, ट्राई करने का होगा, और बाकी आधा घंटा आपका फर्ज बनता है कि जो सर ने आज कराया है उसको हम करें, उसको रिवाइज करें, उसको याद करें, उसको समझें। ये सब चीजें, जैसे आज ये क्वेश्चन कराया है तो आपका फर्ज बनता है घर से इसको दोबारा सोल्व करने का। अगर आप नहीं कर रहे हो सोल्व, इसका मतलब आपने क्लास लगा के छोड़ दी, उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक मैं होमवर्क ना करूं। तो होमवर्क करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है।
क्लास ध्यान से सुननी है, फिर उसके बाद होमवर्क करना है, और फिर जाके जो है क्या कहते हैं आपको जब टेस्ट होगा उसमें तैयारी करनी है। तो आइए, ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीटली खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 1। और अभी फिलहाल आ जाते हैं आपका चैप्टर नंबर 2 की तरफ। और चैप्टर नंबर 2 में आपको जो पढ़ाया था उसमें आपको पहले जो भी डाउट लेने हैं वो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे की बातें करता हूं। तो अपन आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 में। बताइए, चैप्टर नंबर 2 से तो कोई होमवर्क नहीं दिया था ना आपको? ठीक है, तो आज मैं दूंगा चैप्टर नंबर 2 का होमवर्क। पहले आपको जो भी चैप्टर नंबर 2 में डाउट्स हैं वो बताइए। तो एक बार पेज नंबर और बता दो सबसे पहले। देखो, ये आ गया, पेज नंबर आ गया अपने 55। अब इसमें देखो, मैं डाउट पूछ लेता हूं। 55 पेज पे कोई डाउट है तो बताइए। नहीं है। इसके बाद 56 पेज पे। अच्छा, दूसरी बात ये कि भाई आप लोगों को ना थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा। मैं जो पढ़ा रहा हूं, सपोज कीजिए आपको कोई पॉइंट ऐसा जो नहीं समझ आ रहा, आप वहीं टोकिए। आप इसको अपना पाइलअप मत होने दो कि अभी एक पॉइंट समझ नहीं आया फिर आप चुप रहे, आपने नहीं बोला, टीचर के साथ शेयर नहीं किया। अगर आपने नहीं किया तो अपने बीच में ना फिर डिस्टेंस क्रिएट होता जाएगा। अपना जो है वो डिस्टेंस, जो कम्युनिकेशन का गैप है वो शुरू होता जाएगा। आप एक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, फिर उसके बाद अगला नहीं समझोगे, फिर आप बोलोगे नहीं मुझसे, और आप फिर दब जाओगे। आपको जो है क्या कहते हैं समझ नहीं आ रहा, और आप टीचर के साथ शेयर भी नहीं कर रहे, तो अपने बीच में गैप बनता जा रहा है। मेरे को लग रहा है कि सबको समझ आ रहा है और आपको नहीं आ रहा, वो गैप क्रिएट होता जा रहा है, जिसमें नुकसान दोनों का ही है। मेरा भी नुकसान है कि आपका रिजल्ट खराब आएगा, आपका भी नुकसान है कि आपका रिजल्ट खराब आएगा। तो इसीलिए अपने को गैप खत्म करना है। आपको जो भी तकलीफ हो, जो भी डाउट हो, आप मुझसे पूछिए। आप विद इन द क्लास पूछ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको डाउट पूछ रहा था, बताइए पेज नंबर 2 पे कोई डाउट? 3 पे? हाँ जी। 4 पे? 5 पे? 6 पे? 7 पे? हाँ जी बेटा। 8? 9? हाँ जी। 10? हाँ जी। कहां तक हुआ है? 9 तक? नहीं, 10th भी हो गया था। हाँ, थोड़ा हो गया था, मेरे को याद है, ये थोड़ा बता दिया था मैंने। ठीक है, तो अब डाउट्स नहीं है तो मैं फटाफट से आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं कि अभी तक मैंने क्या कराया, फिर आगे की बातें करेंगे। लास्ट क्लास में मेरे को याद है, जाने से पहले भी मैंने सारा रिवाइज कराया था, दोबारा रिवाइज करा देता हूं। सो अपन डिस्कस कर रहे थे रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। पहले इंडिविजुअल का स्टेटस अपने निकालने का सीखा था, और इंडिविजुअल का जो स्टेटस होता है वो अपन निकालते हैं 182 डेज का स्टे चाहिए होता है करंट ईयर के अंदर, और बीच में और था 60 डेज इन द करंट ईयर एंड 365 डेज इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, ये दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे ना आप, तो आप बन जाते हो रेजिडेंट। रेजिडेंट बन जाते हो। रेजिडेंट बनने के बाद अगली बात होती है चेक करना कि ओ आर है या एन ओ आर है। अब ओ आर चेक करने के लिए आपके पास जो था वो ये था, ओआर चेक करने के लिए आपके पास जो बातें थी वो थी दो दो एडिशनल कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, और दोनों की दोनों सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, तभी आर ओ आर बनोगे, अदरवाइज आप एनओआर बन जाओगे। तो 3 तरह के स्टेटस हो गए, एक तो बन गया ओ आर, एक बन गया एनओआर, एक बन गया एनआर। ठीक है, तो अब वो दो एडिशनल कंडीशन कौन सी थी, आइए उसको देख लेते हैं। तो वो दो एडिशनल कंडीशन थी बेटा, पिछले 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट बनना पड़ेगा, और पिछले 7 सालों में 730 दिन आपको रहना पड़ेगा इंडिया के अंदर। तो ये सारी कंडीशन करने के बाद, दोनों सेटिस्फाई करने के बाद आप बन जाओगे ओआर, अदरवाइज बन जाओगे एनओआर। फिर कुछ और बातें आती थी, जैसे कि भाई 3 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन आपने को चेक करनी है। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर फॉर जॉब, प्रोफेशन और बिजनेस। ठीक है, या फिर इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, जो बाहर जा रही हो उसका मेंबर बन के जा रहा हो, तो उस केस में भी ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन यू हैव टू चेक। थर्ड था आपका इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग आउटसाइड इंडिया और एंगेज इन, वहां पर बिजनेस कर रहा है, प्रोफेशन कर रहा है, कुछ भी कर सकता है, बाहर रह रहा है, कुल मिला के बात ये है। कम्स टू विजिट इन इंडिया, इस साल विजिट करने आया है, ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर विजिट करने आया है इंडिया के अंदर, और उसका जो है क्या कहते हैं, अपने को चेक कर रही थी उसकी एनटीआई, उसकी इनकम कितनी है, और वो इनकम सोर्सेज नंबर 1+2 को मिलाकर थी, और वो अगर अप टू 15 लाख रुपए है तो सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन आपको चेक करनी है,
182 डेज वाली, अगर उससे कम होगा तो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट, अदरवाइज बनेगा रेजिडेंट अगर 182 से ज्यादा होगा तो। और फिर अपन चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन की वो OR बने या NOR बने, उसको देखने के लिए। इसके अलावा अगली बात आती थी कि भाई जो 15 लाख से अगर उसकी इनकम ज्यादा है तो उस केस में पहली कंडीशन तो चेक करनी है यूं 182 डेज वाली, और सेकंड कंडीशन में 60 दिन की जगह 120 दिन अपने को चेक करना है, और साथ में पिछले 4 सालों में 365 दिन तो चेक करना ही है। इसके अलावा फिर जो ये वाला बंदा है ना, ये वाला कौन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन, और रहता बाहर हो, आया हो विजिट के लिए, और इस साल वो आया हो अगर 120 से ज्यादा और 182 से कम, और साथ में उसकी इनकम हो 15 लाख से ज्यादा, तो वो वाला पर्सन हमेशा बनता है आर बट NOR। ये वाली बात भी आपको सिखाई थी। 182 से ऊपर रहेगा फिर तो अपने को आर बन जाएगा, बट अपने को चेक करना पड़ेगा OR है या NOR है, और 120 से कम रहेगा तो हमेशा ही वो NR बन जाता है। ये सारी बातें बताई थी। फिर उसके बाद इंडिविजुअल केस में एक बात और सीखी थी अपने, वो थी कि डीम्ड रेजिडेंट बन सकते हैं। 6(1) कैपिटल ए, अगर 4 कंडीशन फुलफिल हो तो डीम्ड रेजिडेंट बन सकते हैं। और 4 कंडीशन जानते हो कौन कौन सी थी? एक तो इंडियन सिटीजन हो, एक 15 लाख से ज्यादा हो इनकम, और वर्ल्ड में उसकी इनकम कहीं पर भी टैक्सेबल ना हो, वर्ल्ड में उसकी इनकम कहीं भी टैक्सेबल ना हो, और 6(1) के अंदर वो बना हो नॉन रेजिडेंट, तो उस केस में अपन उसको डीम्ड रेजिडेंट बना देंगे। इसके बाद अगली बात आती थी HUF का स्टेटस, जो कि होता था HUF का स्टेटस बेस्ड अपॉन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट था। अगर उसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट HUF की थोड़ी सी भी इंडिया में हो, पार्टली इन इंडिया और फुली इन इंडिया, तो रेजिडेंट माना जाता है। अगर फुली आउटसाइड इंडिया हो तो नॉन रेजिडेंट मानी जाती है HUF। इसके अलावा अगर HUF रेजिडेंट बन गई तो उसकी कर्ता की 2 एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ती हैं। अगर वो दोनों सेटिस्फाई हो जाएं तो HUF बन जाती है OR, अदरवाइज बन जाती है NOR। फिर उसके बाद आया था फर्म और AOP BOI सोसाइटी, इन सब का अपना जो स्टेटस था, इनके स्टेटस में सिर्फ या तो बनता है आर या बनता है NR, और कुछ नहीं बनता। आर कब बनता है, NR कब बनता है, अगर वही कंट्रोलर मैनेजमेंट थोड़ा बहुत इंडिया में है या फुली इंडिया में है तो आर बनेगा, अदरवाइज बन जाता है NR। बस इतनी सा ही था। फिर कंपनी के बारे में आ गए थे, उसमें भी पोएम वर्ड था, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर वो अच्छा पहले उससे पहले था कि अगर इंडियन कंपनी है तो हमेशा ही रेजिडेंट मानी जाएगी, और अगर फॉरेन कंपनी है तो उसका चेक किया जाएगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उसका इंडिया में है तो वो रेजिडेंट मानी जाएगी, अगर बाहर है तो नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। ये सारे आपको स्टेटस कराए थे, और स्टेटस कराने के बाद आपको ये बताया था कि जो OR होता है, OR को तीनों इनकम टैक्सेबल होती हैं, इनकम नंबर 1B 2B 3B। फिर कराया था आपको OR के बाद NOR, उसको इनकम नंबर 1 और 2 टैक्सेबल है, NR को सिर्फ इनकम नंबर 1 टैक्सेबल है। और कंपनी वगैरह के केस में क्या होता है, ये 3 नहीं होते, 2 होते हैं, एक तो R एक NR। R को तीनों टैक्सेबल है और NR को सिर्फ 1 टैक्सेबल है। ये सारी बातें बताई थी। बताओ दोबारा आप कोई डाउट क्रिएट हुआ हो तो? नहीं, चलते हैं हम आगे। हाँ, आज अपना को यही करना है कि इनकम नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, ये सीखना है। तो 1 और 2 और 3 क्या है ये अपने को सीखना है। आइए इस पे आ जाते हैं अपन। बेटा इनकम नंबर 1 का मतलब क्या होता है, आइए इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले इनकम नंबर 1 सीखेंगे, फिर 2 सीखेंगे। अगर ये दोनों सीख लेंगे ना 3 अपने आप आ जाएगी। पहले 1 सीखेंगे, फिर 2 सीखेंगे, और 3 अपने आप आ जाएगी अपने को। तो अगर हम बात करें इनकम नंबर 1 की, इनकम 1 का मतलब होता है इनकम अक्रू या अराइज इन इंडिया। अक्रू अराइज का मतलब क्या होता है, अराइज मतलब पैदा होना, इनकम पैदा कहां हुई है, अक्रू का मतलब ही वही पैदा होना। इनकम अक्रू अराइज का मतलब कि इनकम पैदा क्यों हुई है। इसका मतलब यह है बेटा कि जब आप इनकम कमा रहे थे तो आप कहां थे फिजिकली। इसका मतलब होता है जब आप इनकम कमा रहे थे तो फिजिकली आप कहां थे।
आप फिजिकली कहां थे, आपके पैर कहां थे जब आप इनकम कमा रहे थे, मतलब आप कहां थे, कुल मिला के बात ये है जब इनकम कमा रहे थे तो आप कहां थे। मैं इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं अभी बैठ के यहां बैठ के कमा रहा हूं पैसा, तो मैं इंडिया में हूं फिलहाल, तो ये जो मेरी कमाई है टीचिंग की इनकम है, वो इनकम अक्रू इन इंडिया मानी जाएगी। और अगर इनकम अक्रू इन इंडिया मानी जाएगी तो इनकम नंबर कौन सी बनेगी, ये 1 बनेगी, इनकम नंबर 1 बनेगी। तो दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, कि अगर मान लीजिए हम बात करें कि मैं चला गया दुबई गया, और वहां जाकर कोई मेरे को ऑडिट मिली, और वहां जाकर फिजिकली वहां जाकर मैं ऑडिट कर रहा हूं, 10 दिन लगा के आया, और उसको ऑडिट का मेरे को 1 लाख रुपए मिले। बताइए उस 1 लाख रुपए इनकम मैंने कहां कमाई है। मेरा ऑफिस इंडिया में है, ऑफिस इंडिया में है, लेकिन क्या कहते हैं अपना, मैंने जब मैं वो काम कर रहा था फिजिकली मैं कहां था, दुबई था, तो इसलिए वो इनकम कौन सी मानी जाएगी, इनकम नंबर 1, 2 नहीं 1। 1 क्यों, मैंने नहीं नहीं सॉरी, इनकम नंबर 1 नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अक्रू कहां हुई है, दुबई। अक्रू कहां हुई है, दुबई। मैंने ये बोला कि भाई इनकम नंबर 1 बनने के लिए इनकम अक्रू इंडिया में होनी चाहिए, इनकम नंबर 1 बनने के लिए इनकम अक्रू इंडिया में होनी चाहिए। और इनकम अक्रू इंडिया में तब होती है जब आप काम कर रहे थे, तो उस टाइम पर जब वो इनकम कमा रहे थे, तो उस टाइम पर आप फिजिकली कहां थे ये देखना पड़ता है। जैसे मैं यहां बैठकर सैलरी अपना अर्न कर रहा हूं, तो ये मेरी इनकम नंबर 1 बनेगी, क्योंकि मैं इंडिया में कमा रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं कोई बाहर जॉब करता हूं, दुबई जॉब करता हूं, अमेरिका जॉब करता हूं, तो मेरी सैलरी कहां मिल रही है, मेरे को मिल कहां रही है ये नहीं देखना, मेरी सैलरी कमा कहां रहा हूं, मैं वहां बैठकर जॉब कर रहा हूं, तो क्या कहते हैं वो मेरी इनकम नंबर 1 नहीं बनेगी, क्योंकि मैं जॉब करते टाइम वो वहां पर अवेलेबल हूं। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं इधर इंडिया में बैठा हूं, इंडिया में बैठा हूं, बैठे बैठे लैपटॉप पे ना फॉरेन के क्लाइंट्स का काम कर रहा हूं, बताओ कौन सी इनकम बनेगी, 1 बनेगी क्या, नहीं बनेगी, 1 बनेगी। बताओ 1 क्यों बनेगी, जब मैं ये काम कर रहा हूं मैं फिजिकली कहां हूं, इंडिया में, तो दैट विल बी इनकम नंबर 1। अब काफी सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो फॉरेन के क्लाइंट्स होते हैं, और हम इंडिया में बैठे बैठे काम करते हैं। जो हमारी बिग फोर है डेलोइट वगैरह, उसके तो एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है, फॉरेन के क्लाइंट्स का काम यहाँ के इंडिया के सीए बैठे बैठे करते हैं। तो इंडिया में सीए बैठे हैं और फॉरेन का काम कर रहे हैं, तो ये इनकम नंबर 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। 2 3 के बारे में नहीं बताया, पहले बताओ 1 होगी या नहीं होगी, 1 होगी। बताओ क्यों होगी 1, क्योंकि जब वो काम कर रहे हैं फिजिकली कहाँ है, इंडिया में है, दैट विल बी इनकम नंबर 1। सिमिलरली मेरा ऑफिस यहाँ है, और मैं क्या कहते हैं अपना चला गया दुबई कोई ऑडिट करने, या चला गया किसी और कंट्री में ऑडिट करने, तो उस टाइम में ऑडिट करते टाइम कहां था, बाहर था, तो इनकम नंबर 1 वो नहीं बनेगी। बताइए समझ आ गया आपको इनकम नंबर 1 का मतलब। ठीक है, सेकंड बात, इनकम नंबर 1 बनने के लिए रिसीव इन इंडिया भी हो सकता है, मतलब या तो अक्रू अराइज हो या रिसीव इन इंडिया हो, या तो अक्रू अराइज हो या फिर क्या हो बेटा, या फिर क्या हो बेटा, रिसीव इन इंडिया। रिसीव इंडिया का एग्जांपल देता हूं मैं, बेटा मैं यहां बैठा हूं तो मेरे को सैलरी जो है यहां मिलती है, यही मिलती है, मैं अपना जाता हूं अकाउंटेंट के पास, वो मेरे को झोला भर के पैसे दे देता है, या फिर मेरे अकाउंट में डाल देता है। तो दोनों ही केस में मेरा बैंक अकाउंट कहां है, इंडिया के अंदर है, तो बैंक अकाउंट इंडिया में है। अगर बैंक अकाउंट में पैसे मिल रहे हैं तो देखा जाएगा बैंक अकाउंट कहां है, बैंक अकाउंट इंडिया का है तो इसका मतलब इंडिया में पैसे मिल रहे हैं। बैंक अकाउंट मेरा नेपाल का है तो मेरे को नेपाल में पैसे मिल रहे हैं। अगर बैंक अकाउंट इंडिया का है तो इंडिया में पैसे मिल रहे हैं। दूसरी बात, अगर मेरे को कैश मिल रहा है तो ये देखा जाएगा कि कैश जब मिला मेरे हाथों को पहली बार, जब लक्ष्मी ने छुआ, तो वो क्या कहते हैं मैं उस टाइम कहां था ये देखा जाएगा। मान लीजिए मैं कैश मिल रहा था तो मैं उस टाइम अकाउंटेंट सर के कैबिन में था, पारस के यही अपना जो है इसी ऑफिस में था, तो इस केस में मेरे को लक्ष्मी ने कब छुआ, मैं जब क्या कहते हैं अपना हिसार में था, तो हिसार इंडिया में है, अगर हिसार इंडिया में है तो इनकम नंबर कौन सी बनेगी, 1 बनेगी। रिसीव कहां हुआ ये देखा जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए जब मैं ऑडिट करने गया, मैं ऑडिट करने गया दुबई, और दुबई में जो है क्या कहते हैं अपना मैंने काम कंप्लीट किया, 10 दिन का काम कंप्लीट किया, शेख बोला कि जाते जाते पेमेंट ले जाओ, मैंने कहा मैं नहीं लेती, बाद में लेगी, ठीक है। तो उस केस में शेख ने बोला कि भाई अभी लेके जाओ पैसा, तो मैंने फिर उसको बोला कि ठीक है, अब आती हुई लक्ष्मी को थोड़ी ना रोकता है, चाहे लक्ष्मी दिरहम के अंदर हो चाहे रुपए के अंदर हो, क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने जो है क्या कहते हैं अपना वहां ले लिए पैसे। अब मान लो मैंने जब पैसे लिए, गूगल पे नहीं लिया, गूगल पे तो अकाउंट में आता है, अकाउंट तो मेरा कहां है, इंडिया में।
अगर मैं अकाउंट में पैसे लेता, चाहे पैसे शेख ने भेजे हो, अगर मैं अपने अकाउंट में पैसा लूंगा तो उस केस में बताओ वो रिसीव कहां माना जाएगा? इंडिया में। लेकिन जब मैं क्या कहते हैं अपना पैसे ले रहा था तो उस टाइम बुर्ज खलीफा में था। तो मुझे एक बात बताइए, वो जो है जो मैंने पैसे रिसीव किए बुर्ज खलीफा में था, बुर्ज खलीफा कहां है? दुबई में। तो इनकम रिसीव कहां मानी जाएगी? ये दुबई मानी जाएगी, इंडिया नहीं मानी जाएगी। और मैंने जो काम किया वो भी दुबई में किया, तो अराइज भी दुबई में है और रिसीव भी दुबई में है। दुबई 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 हो गया, इसलिए क्या कहते हैं अपना वो इंडिया में आपको टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो इनकम नंबर 1 नहीं मानी जाएगी। वो इनकम नंबर या तो क्या बनेगी 2 या क्या बनेगी 3। तो बिल्कुल बारीकी से ऑब्जर्व करना है, इन दो में से एक काम हो जाए। दो में से एक काम कौन सा? या तो अक्रू इन इंडिया हो या वो तो एक ही बात है, अक्रू और राइस। या तो अक्रू इन इंडिया हो या फिर रिसीव इन इंडिया। या तो अक्रू इन इंडिया हो या रिसीव इन इंडिया हो, दोनों में से कोई भी चीज इंडिया में हुई तो आपको इनकम नंबर कौन सी मानी जाएगी? 1। और इनकम नंबर 1 जानते हो बेटा, इनकम नंबर 1 बनने का मतलब होता है किसको टैक्सेबल हो जाती है? सभी को टैक्सेबल हो जाती है। अगेन कुछ और एग्जांपल। विराट कोहली अभी ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है बेटा, आपको पता क्रिकेट मैच चलने वाला है। विराट कोहली जाएगा वहां, टुक 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 सिंगल 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 कर करके वहां रन कमाएगा। एक मैच के उसको 7 लाख 10 लाख मिलेंगे। 10 लाख रुपए बताओ कहां कमाए हैं उसने? ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि बैटिंग कहां करी है? कौन सा क्रिकेट ग्राउंड है? मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है, तो वहां क्रिकेट खेला है उसने। तो इनकम नंबर बन जाएगी इसकी 1 बनेगी, अभी देखेंगे 1 बनेगी 2 बनेगी, कौन सी बनेगी? तो कमाया वहां पर है, अक्रू वहां पर हुआ है। अब बात आती है रिसीव होने की। रिसीव कहां करेगा वो? वहां थोड़ी ना उसको पैसा मिलेगा कि ले बेटा आज तूने जो आज की दिहाड़ी पूरी हुई ले 800 रुपए, थोड़ी ना होता है। तो पैसा वहां थोड़ी ना मिलेगा। पैसा तो उसका जो बीसीसीआई के पास जो अकाउंट होगा, उसने बैंक अकाउंट दे रखा होगा अपना, उस अकाउंट में आएंगे। और अकाउंट कहां का होगा? इंडिया का। अब इंडिया का अकाउंट होगा तो बताओ रिसीव कहां माना जाएगा? इंडिया। तो अक्रू था ऑस्ट्रेलिया, रिसीव है इंडिया, क्या ये इनकम नंबर 1 बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी बेटा। क्यों बनेगी? दोनों में से एक काम इंडिया में हो जाए तो क्या कहते हैं उसको? इनकम नंबर 1 बन जाती है। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। प्रियंका चोपड़ा रहती है वहां क्या कहते हैं अपना अमेरिका के अंदर रहती है, लॉस एंजलिस में। जब ये आग लगी थी थोड़े टाइम पहले तो भाग के इंडिया में आ गई थी, तो अब वापस चली गई है, एलए रहती है। तो एलए में अब हॉलीवुड में काम करती होगी, इंग्लिश मूवीज करती है। तो अब शूटिंग करते टाइम उसके पैर कहाँ है बताओ? अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी ना, अमेरिका में पैर है। और अब उसका बैंक अकाउंट भी वहीं खुला होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो वहीं रहती है निक जोनस के साथ, तो उनका बैंक अकाउंट वहीं होगा। बैंक अकाउंट भी वही है और रहती भी वही है, काम भी वही कर रही है। बताओ इनकम जो मूवी से कमाएगी 1 बनेगी 2 बनेगी, कौन सी बनेगी? 1 तो 1 बनेगी नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। 2 और 3 में से देख लेंगे, अभी पहले 1 तो नहीं बनेगी। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? 2 बातें चेक करनी है। कौन सी 2 बातें चेक करनी है? एक तो आपको ये चेक करना है कि भाई अक्रू कहां है, ठीक है। दूसरा ये चेक करना है रिसीव कहां है। अब मेरा दोस्त है वो डिलोइट में जॉब करता है, वो क्या कहते हैं लंदन में रहता है और लंदन में जॉब करता है। उसका जो है क्या कहते हैं 50 लाख का पैकेज है लंदन के अंदर। तो अब लंदन के अंदर जो है 50 लाख रुपए कमाता है और 50 लाख उसको मिलते हैं उसके बैंक अकाउंट में। मैं 2 एग्जांपल बोल रहा था कि वो रहता है लंदन के अंदर। लंदन के अंदर जो है उसने अब क्या किया, उसने वहां जॉब की, डिलोइट में जॉब कर रहा है और वहां पे 50 लाख उसने कमाए। वो 50 लाख रुपए उसको मिले इंडिया के बैंक अकाउंट में, क्योंकि बैंक अकाउंट कहां पर है? इंडिया में। लेकिन जब वो जॉब कर रहा था, कमा रहा था, तो कहां था? लंदन में। अक्रू कहां हुआ? लंदन। रिसीव कहां हुआ? इंडिया। बताओ इनकम नंबर कौन सी बनेगी? 1। वेरी गुड, ऐसे आपको पहचानना है। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा, इंडियन बैंक अकाउंट नहीं होगा, वो लंदन में ही बैंक अकाउंट खुलवाएगा, क्योंकि वो पागल थोड़ी ना इंडिया में टैक्स देगा और लंदन में भी टैक्स देगा। तो इसीलिए वो इंडियन बैंक अकाउंट खुलवाएगा। तो क्या करे वो अपना लंदन में बैंक अकाउंट खुलवाएगा। तो उसने बैंक अकाउंट कहां खुलवाया? लंदन। पैसा कहां मिला? लंदन। कमाया कहां? लंदन। अक्रू इन लंदन, रिसीव इन लंदन, लंदन लंदन लंदन। तो इसीलिए जो है क्या कहते हैं अपना इनकम नंबर कौन सी बन जाएगी? इनकम नंबर कौन सी बन जाएगी? हाँ 1 नहीं बनेगी। 2 बनेगी 3 बनेगी वो भी देख लेंगे, 1 नहीं बनेगी। 1 कब बनती है बेटा? जब 2 में से एक बात सेटिस्फाई हो जाए। वो कौन सी है? अक्रू इन इंडिया और या रिसीव इन इंडिया। अब एक और बंदा है यार जो साउथ अफ्रीका गया था ऑडिट करने, वो भी डिलोइट में है। साउथ अफ्रीका 6 महीने रह के आया ऑडिट करने। तुम भी ऐसे बड़े बड़े बनोगे तो मेरे को फोन करना बेटा, जब भी दूसरी कंट्री जाओ फोन करना, सर हम साउथ अफ्रीका बैठे हैं आपको बुला लेंगे। मैं कहूंगा हाँ भी आया मैं बेटा, ठीक है।
चाय गरम खरीदने आया मैं। क्या फेंटा? हाँ, ये उधर को सिखाया था मैंने। साउथ अफ्रीका में नहीं होता है फेंटा वगैरह। फेंटा मतलब रिश्वत, तो रिश्वत वहां नहीं देनी पड़ती। जो अफ्रीका के दूसरे देश है ना, साउथ अफ्रीका तो एक अच्छी खासी कंट्री में आता है, एक डेवलपिंग कंट्री है। जो गरीब देश है, केन्या हो गया, सूडान हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, वहां रिश्वतें देनी पड़ती है। अब साउथ अफ्रीका तो अच्छा है। तो साउथ अफ्रीका गया था। साउथ अफ्रीका की आपको पता होगा कैपिटल आई थिंक केप टाउन होगा या जोहान्सबर्ग होगा मे बी। ठीक है, तो यहाँ गया वो ऑडिट करने, तो 6 महीने वहां रुका। एयरटेल कंपनी के काम के लिए गया था। एयरटेल कंपनी के वहां पर भी ऑपरेशन हैं, तो वो वहां पर गया और डेलोइट ने उसको वहां भेजा। और अब 6 महीने वहां रहकर काम किया। सैलरी बताओ कहां कमाई? सैलरी कहां कमाई? अक्रू इन साउथ अफ्रीका, बट बैंक अकाउंट तो कहां था? इंडिया। क्योंकि वहां परमानेंट थोड़ी ना गया था कि बैंक अकाउंट खुलवाए, टेम्परेरी गया था, तो बैंक अकाउंट तो इंडिया में है। तो पैसा आया कहां पर? इंडिया में। तो बताइए ये इनकम नंबर 1 बनेगी या कौन सी बनेगी? 1 बनेगी, क्योंकि अक्रू कहां हो गया? साउथ अफ्रीका, बट रिसीव कहां हो गया? इंडिया। तो ये बन गई इनकम नंबर 1। तो ऐसे ही आपको जो है सोचना है, समझना है, चेक करना है कि क्या बन रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इनकम नंबर 2 क्या होता है। 1 तो आप अच्छे से सीख चुके हो। हाँ जी, बताओ बेटा जी। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। अब मैं दुबई गया था भाई, ठीक है, वहां पे शेख ने मेरे को पैसे दिए, मैंने ले लिए। अब मैं जेब में डाल के पैसे लेकर इंडिया आ गया। मुझे बात बताओ कि भाई ये जो है अपना रिसीव इन दुबई माना जाएगा या रिसीव इन इंडिया माना जाएगा? रिसीव इन दुबई माना जाएगा। मैंने बेटा आपको एक बात बोली थी, फर्स्ट टाइम जब लक्ष्मी ने हाथों को छुआ तब मैं कहां था, ये देखना है। समझ रहे हो ना? लक्ष्मी माता ने, ठीक, तो लक्ष्मी माता ने जब मुझे फर्स्ट टाइम टच किया तब मैं कहां था, ये देखना है। दुबई में था। बाद में पैसा लेकर तुम इंडिया आ गए, सूटकेस भर के थोड़ी ना देखा जाएगा भाई, बाद में कहां आ गए। अच्छा, दूसरी बात कि मान लो अब साउथ अफ्रीका, साउथ लंदन, लंदन वाले दोस्त की बात करते हैं। तो वो जो मेरा दोस्त है वो लंदन में रहता है, अपना वहां से 50 लाख कमाता है। उसकी बीवी भी है, वो भी 50 लाख कमाती है, दोनों ही डिलोइट में जॉब करते हैं, दोनों ही लंदन में रहते हैं। कमाल की बात है। ठीक है, 1 करोड़ रुपए जेब में, थैंक यू वेरी मच। अब क्या होता है, अब वो दोनों काम कर रहे हैं भाई, एक करोड़ रुपए कमा रहे हैं दोनों, और दोनों लंदन में जॉब कर रहे हैं। लंदन के अंदर बैंक अकाउंट है, वहां पैसे आ रहे हैं। तो वो अपना रिसीव भी बाहर हो गए और अक्रू भी बाहर हो गए, तो बाहर हो गए सब कुछ। तो इनकम नंबर 1 नहीं बना। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि खर्चा भी है उनका, तो थोड़ा बहुत खर्चा होता है, उसके बाद जो बच जाते हैं पैसे, मान लो 50 लाख सेव कर लेते हैं। बता रहा था मेरे को 2 लाख रुपए महीने का तो रेंट होता है वहां पर लंदन के अंदर। तो 24 लाख तो रेंट पे चले गए और 24 लाख खाने पीने वगैरह में चले गए। तो 50 लाख कहता है खर्चा हो जाता है, बाकी 50 लाख की सेविंग होती है। तो 50 लाख की उसने सेविंग करी, ठीक है। 50 लाख की जो सेविंग करी है, वो सेविंग उसने सीधा अपने मम्मी पापा को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, उनके बैंक अकाउंट के अंदर। मुझे बताइए क्या इसको रिसीव इन इंडिया माना जाएगा या रिसीव इन लंदन माना जाएगा? रिसीव इन लंदन माना जाएगा। बताओ क्यों? ये देखा जाता है फर्स्ट टाइम कहां रिसीव हुआ। फर्स्ट टाइम कौन से बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ? लंदन में। तो फर्स्ट टाइम लंदन में रिसीव हुआ तो बस ठीक है। अब उसके बाद तुम रेमिट कर दो, रेमिट बोलते हैं इसको, रेमिटेंस। रेमिटेंस नहीं देखा जाता कहां किया, ये देखा जाता है कि फर्स्ट टाइम जो है पैसा कहां रिसीव हुआ। हाँ, अगर वो जिसको सैलरी, जो सैलरी दे रहा है उसको, अगर वो बैंक अकाउंट ही कहां का देता, इंडिया का, तो फर्स्ट टाइम ही रिसीव कहां हो जाता, इंडिया। फिर वो इनकम नंबर क्या बन जाती, 1। तो इसलिए आपको सोच समझ के बैंक अकाउंट खुलवाना है कि कहां बैंक अकाउंट होना चाहिए। तभी अमिताभ बच्चन स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट खुलवाता है, कहता है भाई साहब मैं तो इंडिया में रिसीव ही नहीं करूंगा इनकम। हालांकि उसको तो फिर भी इंडिया में टैक्सेबल होगी, वो तो अलग पर्पज के लिए खुलवाता है वहां पर बैंक अकाउंट, क्योंकि वो छुपा कर लेके जाता है यहाँ से पैसा, वो अलग चीजें हैं। ठीक है, तो इलीगल काम है वो तो खैर। बाकी मेनली मैं आपको बता रहा हूं कि अपना आपको ये देखना है कि अराइज कहां हुई और दूसरा रिसीव कहां हुई। अगर दोनों इंडिया में, दोनों में से एक भी इंडिया में हो गई तो इनकम नंबर कौन सी बन जाती है बेटा, 1। अब 2 के बारे में सीखते हैं। जो इनकम नंबर 1 नहीं है वो 2 है। एक तो ये बात, और एक कंडीशन हो रहा है इसकी। तो एक तो जो 1 नहीं है, देखो क्या लिख रखा है, नीदर अक्रू नो रिसीव इन इंडिया। ना अक्रू हो ना रिसीव हो, यानी कि 1 ना हो। 1 ना हो तो क्या होगा, 1 ना हो तो क्या होगा, 2 हो जाएगी। बट बीच में प्लस का साइन है, वो ये है, लेकिन बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में होना चाहिए। बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। और अगर आप प्रोफेशनल हो तो प्रोफेशन का सेटअप इंडिया में होना चाहिए। अब वही एग्जांपल देता हूं मैं।
मेरा ऑफिस कहाँ है? इंडिया। प्रोफेशन इंडिया में है, सेटअप इंडिया में है। मैं चला गया दुबई ऑडिट करने, और दुबई में क्या कहते हैं, मैंने शेख के पास गया, शेख से मैंने काम लिया, पैसा लिया, वहां पर मैंने काम किया 1 हफ्ता 2 हफ्ता, और उसके बाद शेख ने मेरे को पेमेंट दी। पेमेंट भी रिसीव में कहां करके आया? लक्ष्मी कहां थी? बुर्ज खलीफा में मिली। तो कहने का मतलब क्या है कि अपना अक्रू कहां हुआ? दुबई। रिसीव कहां हुआ? दुबई। मतलब इनकम नंबर 1 तो नहीं है। तो क्या इनकम नंबर 2 है? वो देखा जाएगा कि 2 में या 3, 2 या 3 में से देखा जाएगा। 2 तब होगा जब 1 ना हो। वो तो ठीक है 1 नहीं है, लेकिन सेकंड बात ये ध्यान रखनी है कि प्रोफेशन सेटअप इंडिया में होगा, तो इनकम नंबर कौन सी बन जाएगी? 2। और मेरा जो भी मैंने एग्जांपल दिया, मेरा ऑफिस सेटअप कहां है? इंडिया। हालांकि मैं काम करने के लिए बाहर चला गया, बट ऑफिस का सेटअप तो इंडिया में है, तो उसको इनकम नंबर कौन सी बोलते हैं? 2 बोलते हैं। अब एक्चुअली इनकम नंबर 1 हम क्यों कर रहे हैं 1 2 3? उसका लॉजिक मैंने आपको बता ही रखा है। 1 2 3 इसलिए कर रहे हैं ताकि ये पता लग जाए कि कौन कौन सी इनकम किस किस को टैक्सेबल है। 1 इनकम तो सबको टैक्सेबल होती है। 2 इनकम ओआर और एनओआर इनको टैक्सेबल होती है, और 3 इनकम सिर्फ ओआर को टैक्सेबल होती है। 1 इनकम तो तीनों को टैक्सेबल। 3 कौन कौन? ओआर, एनओआर, एनआर। 2 इनकम ओआर और एनओआर। 3 इनकम ओआर। इसीलिए हम चेक कर रहे हैं कि 1 है, 2 है या 3 है। जब भी क्वेश्चन आएगा आपको बड़ा 8 नंबर का, 6 नंबर का, उसमें 4-5 इनकम दे रखी होंगी, 6 इनकम दे रखी होंगी, 10 इनकम भी दे सकता है। आपको चेक करना है कि वो इनकम, पहले तो आपको मन में सोचना पड़ेगा कि इनकम 1 है, 2 है, 3 है। आईसीआई ने नहीं बोला कि 1 2 3 सोचो, ये मैंने बोला है आपको 1 2 3 सोचने के लिए। आईसीआई तो सीधा इंग्लिश बोलता है कि अक्रू और राइज इन इंडिया है तो अपना वो सबको टैक्सेबल हो जाएगी, और अगर बिजनेस प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है तो वो अपना टैक्सेबल होगी 2 बंदों को, और अगर क्या कहते हैं इन तीन दोनों में से कोई भी नहीं है तो सिर्फ टैक्सेबल होगी ओआर को। ये मैंने आपको आसान बनाने के लिए क्या कर दिया, इनका नामकरण कर दिया कि ये 1 है, ये 2 है या 3 है, ताकि आपको आसान हो जाए। अदरवाइज आई से नहीं बोला 1 2 3, कहीं पेपर में लिखा हो तो सर ने बोला था इनकम नंबर 1 है, वो पेपर में नहीं वर्ड यूज करने 1 2 3। पेपर में तो अपने को ये वाले वर्ड यूज करने हैं, ये वाले। 1 2 3 तो सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए है कि कौन सा है। पेपर के अंदर तो ये वाले वर्ड यूज करने हैं आपको। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं आपको। 1 जो ना हो और 2 में कौन आएगा? जिसका प्रोफेशन क्या हो? सेटअप इन इंडिया, ऑफिस इंडिया में हो, या फिर अगर बिजनेसमैन है तो उसका बिजनेस कहां हो? इंडिया, बट वो इनकम बाहर जाके कमाई हो। ऐसा हो सकता है कि जैसे इंफोसिस कंपनी है, इंफोसिस कंपनी का बिजनेस तो इंडिया है, कंट्रोल इंडिया में है, बट इंफोसिस कंपनी पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह जा जाके पैसा कमाती है, सॉफ्टवेयर बना बना के पैसा कमाती है। तो पैसा कमाया बाहर से हो, बट बिजनेस कंट्रोल इंडिया में है, तो इनकम नंबर कौन सी मानी जाती है? 2 मानी जाती है। ठीक है। और थर्ड तो जो 1 नहीं है, जो 2 नहीं है, वो 3 है। तो थर्ड की डेफिनेशन तो करनी नहीं है, और सीधी सी बात है कि ना तो अक्रू, ना अराइज, ना रिसीव, इंडिया में कुछ भी नहीं हुआ, और प्लस के ना बिजनेस ना प्रोफेशन इंडिया में है, कुछ भी इंडिया में नहीं है, तो वो इनकम नंबर 3 बन जाएगी। तो मतलब जो 1 एंड 2 ना हो वो आपकी 3 हो जाएगी। 3 तो बहुत आसान है। अब आइए आपको जो समझाया उसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करा देता हूं, ताकि आपको मजा आ जाए कि भाई सर ने जो पढ़ाया है ये हमारे को यूज तो आ रहा है। तो बेटा इसके ऊपर ढेरों क्वेश्चन, इस चैप्टर में ना 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइप नंबर 1 जो अभी तक अपने चैप्टर किया था कल की क्लास में कि फाइंड आउट रेजिडेंशियल स्टेटस, ये एक तरह के क्वेश्चन है। टाइप नंबर 2 जो आज हम कर रहे हैं कि बंदे की इनकम वगैरह दे रखी होगी, आपको बताना है कि उसको कौन कौन सी टैक्सेबल होगी, तो आपको इनकम नंबर 1 टू 3 में डिवाइड करना है और फिर बताना है कौन कौन सी टैक्सेबल होगी। तो इस तरह से 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए मैंने 2 सेकंड टाइप का क्वेश्चन आज करवाऊंगा। कल मैंने करवाए थे आपको शुरू के 4-5 क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइप के थे। तो आइए मैं आपको सेकंड टाइप का क्वेश्चन कराता हूं, जैसे कि अच्छा कल कहां तक कर लिए थे अपने? 4th तक। ठीक है, आज 5th क्वेश्चन करते हैं। ये प्रॉपर फेयर कॉपी में करवाऊंगा मैं आपको। चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया होगा फेयर कॉपी में। अब आप क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 2 शुरुआत कर लो। फेयर कॉपी में आप लिखो चैप्टर नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस। इसके अलावा आपको क्या करना है, लिखना है क्वेश्चन नंबर, देखना कौन सा क्वेश्चन था? 5।
एसएम का ये देखना। सबसे पहले बंदे का नाम लिखने होते हैं, क्या होता है? अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध। सबसे पहले बंदे का नाम लिखते हैं, अनिरुद्ध। इसके अलावा देखो प्रीवियस ईयर कौन सा होता है? प्रीवियस ईयर तो बता दो, 25-26। इसके अलावा देखो आगे क्या लिख रखा है, पूछा क्या है? टोटल इनकम पूछी है, तो लिख दो कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। यहां स्कीम वगैरह का फर्क नहीं है कि ओल्ड स्कीम है या न्यू स्कीम है, तो इसलिए उससे कोई फर्क ना उन्होंने बता रखा होगा। देखो बता रखा है तो देख लेते हैं, बता रखा है स्कीम वगैरह, ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम, क्योंकि फर्क नहीं है। ये जो चीजें देखिए ना, कैपिटल गेन, डिविडेंड, ये दोनों स्कीम में सेम टैक्सेबल है। रेंट है, डिविडेंड है, एग्रीकल्चर इनकम है, ये दोनों स्कीम में सेम टैक्सेबल है। मतलब टैक्सेबल होगा नहीं होगा, दोनों स्कीम में सेम है, तो इसीलिए इसमें कोई स्कीम का फर्क नहीं पड़ता। जहां स्कीम का फर्क पड़ेगा ना, वहां मैं बता दूंगा आपको। यहां पर कोई स्कीम का फर्क नहीं पड़ता, ओल्ड हो या न्यू हो। इसके अलावा ये क्वेश्चन 3 बार करना है बेटा। पहले ओआर मान के इसको, फिर एनओआर मान के इसको, और लास्ट में एनआर मान के। तो ये क्वेश्चन 3 बार करना है। हम 3 बार नहीं करेंगे, हम इसकी 3 कॉलम बना लेंगे। हम कहेंगे कि भाई एक क्वेश्चन हम 3 बार नहीं करेंगे, हम कॉलम बनाएंगे। और सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम करेंगे ओआर के हिसाब से, फिर करेंगे बंदा एनओआर है। पहला है आर ओ आर, मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दूसरा है आर एन ओ आर, यानी कि रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और लास्ट है नॉन रेजिडेंट। बताइए बेटा, इतनी बात समझ आती है आपको? हाँ जी बेटा बोलो। हाँ, अब अगली बात, सबसे पहली चीज ये रखी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। ओ मुश्किल है, रिसीव्ड इन जर्मनी। रिसीव तो कहां हुआ है? जर्मनी, लेकिन बेचे हैं इंडियन कंपनी के शेयर। इंडियन कंपनी के शेयर बेचे हैं। हमारी गवर्नमेंट कहती है कंपनी हमारी है, शेयर हमारी कंपनी के हैं, उनको बेच के तूने कुछ पैसा कमाया, तो हम अक्रियू क्या मानेंगे? इंडिया में। ये पढ़ाऊंगा ये चीजें भी, कि अगर इंडियन कंपनी के शेयर होते हैं तो उसको इंडिया में अक्रियू माना जाता है। ठीक है, इसमें क्लियर नहीं है ना कि मेरे पैर कहां थे जब मैं शेयर बेच रहा था। देखो, क्योंकि हो सकता है, ऐसा हंसने वाली बात नहीं है। अब मैं जब सिंगापुर गया था तो वहां बैठे बैठे भी ट्रेडिंग कर रहा था, बीच में बैठा बैठा, कि चलो जो है काम करते हैं, एक आधा ट्रेड लेते हैं, जीरो था कि डीमेट अकाउंट खोला, नेट से, इंटरनेट से चलता है बेटा। कोई ये थोड़ी ना होता है कि इंडिया में बैठूंगा तो ही मेरा डीमेट अकाउंट खुलेगा। वो तो भाई कहीं मर्जी बैठा हो, डीमेट अकाउंट तो ओपन हो जाता है। तो मैं वहां बैठा बैठा, बीच बैठा बैठा एक आधा ट्रेड ले रहा था। तो उस केस में मेरे को बात बताओ, हम वहां हमने एक दिन बल्कि रिजर्व रखा था कि एक दिन अपन बीच बैठेंगे और अपना ट्रेडिंग करेंगे। तो ये हमारा एक दिन रिजर्व डे था कि भाई आज घूमेंगे नहीं, आज बीच बैठ के ट्रेडिंग करेंगे। तो वहां पर जो है क्या कहते हैं, बैठे बैठे ट्रेडिंग कर रहा था। तो मान लो 2-4 हजार पैसे कमाए, कुछ भी रुपए कमाए, बताओ वो मेरे को क्या इनकम कहां की मानी जाएगी? रिसीव भी ऑब्वियस सी बात है, मेरा बैंक अकाउंट इंडिया का है तो इंडिया में रिसीव हुई है। और अक्रू भी कहां मानी जाएगी? इंडिया, क्योंकि शेयर कौन सी कंपनी के थे? इंडियन कंपनी के। तो मैं बैठा कहां था उससे फर्क नहीं पड़ता। शेयर मार्केट के अंदर फर्क किस बात से पड़ता है? कंपनी कहां की है, किसके शेयर बेचे हैं। इंडियन कंपनी के शेयर बेचोगे तो कहां माना जाता है? इंडिया में। एक और एग्जांपल, डिविडेंड बेटा। अब मैं ना सिंगापुर में था, मेरे को डिविडेंड मिल गया कोल इंडिया से। अब मिला कहां पर होगा? मेरे इंडिया के बैंक अकाउंट में, और रिसीव इन इंडिया है। और अक्रू भी कहां माना जाएगा? ये नहीं कि मैं 4 दिन अपना बाहर था तो मेरे को अक्रू बाहर हो गया। नहीं भाई, इंडियन कंपनी का डिविडेंड है तो अक्रू कहां माना जाएगा? इंडिया। फर्क नहीं पड़ता कि तुम फिजिकली कहां हो। वैसे मैंने सिखाया था कि अपने को देखना होता है फिजिकली कहां थे इनकम कमाते हुए, बट कुछ चीजों में नहीं देखना होता कि फिजिकली कहां थे। सैलरी में देखना होता है कि फिजिकली कहां थे, बट इसमें नहीं देखना। इसमें किसमें? डिविडेंड में या शेयर मार्केट के कैपिटल गेन के अंदर नहीं देखना कि आप फिजिकली कहां थे। मान लो विराट कोहली लंदन में रहता है और विराट कोहली ने अपना दिल्ली वाला पुराना मकान बेच दिया। बताओ बेटा, उसको जो इनकम होगी, कैपिटल गेन होगा, वो कहां टैक्सेबल होगा? इंडिया में। बताओ क्यों? रहता तो लंदन है, फोन में बैठे बैठे सौदा किया, हाँ जी बेच दो, 100 करोड़ रुपए दे दो। बताओ ये उसको 100 करोड़ रुपए कहां टैक्सेबल होंगे? बेटा बैठा तो बाहर है। प्रॉपर्टी कहां की है? इंडिया की। तो बेटा कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए यह नहीं देखा जाता कि कमाते हुए तुम कहां बैठे थे, तुम्हारे पांव कहां थे।
वो सैलरी वगैरह के लिए, बिजनेस वगैरह के लिए देखा जाता है। अगर आप ऐसे कोई एसेट बेच रहे हो तो उस केस में ये नहीं देखा जाता कि आप बैठे कहां थे। आप कंपनी का शेयर बेच रहे हो, ये नहीं देखा जाता तुम कहां बैठे थे। क्या देखा जाता है? बोलते क्यों नहीं? क्या देखा जाता है? प्रॉपर्टी कहां है, शेयर कौन सी कंपनी का है, कहां की कंपनी का, ये देखा जाता है। बात समझ आती है बेटा आपको? ठीक है। तो इस केस में यहां पर भी क्या होगा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है इंडियन कंपनी के शेयर का है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। अब इसके ना लॉजिक लिखना पड़ता है कि किस किसको टैक्सेबल होगा। तो बताओ पहले इनकम नंबर कौन सी बनेगी? 1। तो इसको लिखेंगे डीम्ड अक्रू इन इंडिया। डीम्ड अक्रू इन इंडिया, वो 1 तो मन में सोचना है। डीम्ड अक्रू इन इंडिया, अक्रू इन इंडिया हो गया तो बताओ टैक्सेबल किस किस को होगा? 1 बन गई। 1 बनने की तो इसको मतलब तीनों को क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। तो डीम्ड अक्रू इन इंडिया, फिर लिख दो आप हेंस टैक्सेबल टू ऑल। तो बेटा ये क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा तो आपका आधा नंबर तो लॉजिक का भी होता है। टैक्सेबल टू ऑल, हर पॉइंट में आधा आधा नंबर आप लॉजिक का मान लो और आधा आधा नंबर आपने ठीक किया है गलत किया है उसका मानो। तो टैक्सेबल टू ऑल हो जाएगा, और टैक्सेबल टू ऑल हो जाएगा तो इसका मतलब तीनों को टैक्सेबल होगा, यानी कि 15,000 रुपए, 15,000 इसको, 15,000 इसको और 15,000 इसको टैक्सेबल होगा। समझ आ रहा है बेटा कैसे करना है अपने को क्वेश्चन? ठीक है ना, मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूं। ये पहले इनकम हो गई। दूसरी इनकम देखो कौन सी है। अच्छा, पहली इनकम में कोई दिक्कत है तो बता दो। दूसरी इनकम तो मेरे को लग रहा है कि टैक्सेबल होगी नहीं। डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान। डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी, कंपनी बाहर की है तो अक्रू भी कहां हो गया? बाहर। और रिसीव भी कहां हुआ? बाहर। अक्रू भी बाहर, रिसीव भी बाहर, इसका मतलब बाहर बाहर बाहर। और इनकम नंबर कौन सी बन जाएगी? 3। आइए मैं लिख देता हूं कि सिंस अक्रू एंड रिसीव बोथ आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, तो इनकम नंबर 1 तो नहीं है। अब 2 क्यों नहीं है? ये बिजनेस या प्रोफेशन? अरे डिविडेंड कमाना बिजनेस तो होता ही नहीं है ना, ना प्रोफेशन होता है, तो बिजनेस प्रोफेशन का सवाल ही नहीं उठता। तो इसीलिए सीधा इनकम नंबर क्या बन जाएगी? 3। सिंस अक्रू एंड रिसीव बोथ आउटसाइड इंडिया एंड neither it is business nor profession in India, hence it is इनकम नंबर 3। ये मन में सोचना है, बट यहां पर 3 इनकम होती है तो टैक्सेबल किसको होता है? इट इज टैक्सेबल ओनली टू OR। ठीक है, तो सिर्फ OR को टैक्सेबल हो जाएगी। देखना कितनी थी ये? OR को तो सब टैक्सेबल होता है बेटा, तो ये 10,000 टैक्सेबल हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को कल कंप्लीट कर लेंगे। अब मजबूरी हो गई मेरी कि मैं करा नहीं पाया। ठीक है, होमवर्क दे देता हूं मैं आपको कुछ क्वेश्चंस। बेटा शुरू के पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हाँ करा दिए थे, बट आपको भी तो करने हैं ना। 4th क्वेश्चन और 5th तो मैं अभी बोल नहीं सकता करने के लिए, पूरा कराऊंगा तभी। हाँ जी, अभी शुरू के 4 ही बोले हैं। देखो जो जिनके आंसर लिखे हुए हैं ना, वो फेयर में लिखने की जरूरत नहीं है, बट उसको घर से थोड़ा बहुत आप रफ में प्रैक्टिस करने की जरूर ट्राई करना कि मैं कैसे लिखूंगा इसका आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो एक तो शुरू के 4 करने हैं आपको, और एक ये करना है 9th, एक
10th करना है। जिनके आंसर नहीं दे रखे वो तो करना ही है आपको फेयर में। बस बेटा, तो इसी के साथ ये हो गया आपका होमवर्क। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।